नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के आईपीओ की जो कि देश के इंफ्रा ग्रोथ से जुड़ा है, वीएमएस टीएमटी लिमिटेड। ये कंपनी जो पहले वीएमएस टीएमटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू हुई थी, 1 दिसंबर 2023 से एक पब्लिक कंपनी बन गई है। इस कंपनी का काम थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड टीएमटी बार्स बनाना है, जो कि इंडिया में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वीएमएस टीएमटी लिमिटेड के आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको हर डिटेल समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स। चलिए बात करते हैं वीएमएस टीएमटी लिमिटेड के आईपीओ के कुछ जरूरी नंबर्स की। टोटल इशू साइज 148.5 करोड़ रुपीस है और ये एक फ्रेश इशू है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो ना सीधा कंपनी के पास जाएगा। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। कंपनी 1.5 करोड़ रुपीस तक नए इक्विटी शेयर्स बेचना चाहती है। प्राइस बैंड 94 से 99 रुपीज पर शेयर है। लॉट साइज 150 शेयर्स का है। रिटेल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,100 रुपीज बनता है एट अ लोअर एंड एंड 14,850 रुपीज बनता है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पर। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 19 सितंबर 2025 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 22 सितंबर को फाइनलाइज होगा। 23 सितंबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे या रिफंड्स इनिशिएट होंगे और 24 सितंबर को शेयर्स एनएससी और बीएससी पर लिस्ट होंगे, जहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। नाउ फ्रेश इशू से आने वाले फंड्स का इस्तेमाल कंपनी कुछ इस तरीके से यूज करेगी। 11.5 करोड़ रुपीस कंपनी अपने पुराने लोन्स चुकाने के लिए यूज करेगी। बाकी का पैसा कंपनी अपने नॉर्मल बिजनेस नीड्स के लिए यूज करेगी। तो चलिए अब हम नजर डालते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल पर, दैट इज बिजनेस ओवरव्यू। वीएमएस टीएमटी लिमिटेड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्पेशली टीएमटी बार्स बनाने में। टीएमटी बार्स अपनी मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी और कोरोजन से बचने की क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये कंस्ट्रक्शन में बहुत जरूरी है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अहमदाबाद गुजरात के पास है। कंपनी की ऑलमोस्ट सारी इनकम टीएमटी बार्स बेचने से आती है। Q1 FY26 में 95.99%, पिछले सालों में भी 90% से ज्यादा। ओवरऑल रेवेन्यू धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है। FY23 में 882 करोड़ रुपीस से गिरकर FY24 में 872 करोड़ रुपीस, FY25 में 762 करोड़ रुपीस ही रह गया। स्क्रैप एंड अदर्स का शेयर ग्रो करके FY23 के 2.88% से FY25 में 6.84% तक गया। Q1 FY26 में गिरकर 2.55% रहा। बिलेट्स और बाइंडिंग वायर अभी भी साइड रोल प्ले करती है। कॉन्ट्रीब्यूशन 0.5% के आसपास ही है। वीएमएस टीएमटी का बिजनेस गुजरात तक ही लिमिटेड है, जहां से उनकी 98% से ज्यादा इनकम आती है। उनका फोकस टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज पर है। कामधेनु लिमिटेड के साथ उनका एक अग्रीमेंट है, जिसके थ्रू वो गुजरात में कामधेनु ब्रांड के नाम से अपने टीएमटी बार्स बेच सकते हैं। कंपनी के पास में 2 लाख मेट्रिक टन्स टीएमटी बार्स और 2,16,000 मेट्रिक टन्स बिलेट्स पर ईयर बनाने की कैपेसिटी है। सितंबर 2024 में उन्होंने अपने प्लांट में बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, जिससे कि वो अब स्क्रैप से सीधा टीएमटी बार्स बना सकते हैं। इससे उनकी रॉ मटेरियल के लिए बाहर के सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो अब चलिए वीएमएस टीएमटी लिमिटेड की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजिक लोकेशन एडवांटेज। जी हाँ, कंपनी का प्लांट अहमदाबाद में है, जो कि रॉ मटेरियल यानी कि स्क्रैप और ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है। इससे उनका खर्चा यानी कि फ्रेट कॉस्ट्स कम होती है और इसका सीधा फायदा उनके मार्जिन पर होता है। नेक्स्ट है कामधेनु के साथ पार्टनरशिप। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत कामधेनु लिमिटेड के साथ उनका अग्रीमेंट है। इसके थ्रू वो कामधेनु NXT नेक्स्ट ब्रांड के नाम से टीएमटी बार्स बेच सकते हैं। इससे उन्हें मार्केट में इंस्टेंट पहचान मिलती है, जिसके लिए आमतौर पर बहुत साल और मार्केटिंग में पैसा लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड हेल्दी यूटिलाइजेशन लेवल्स। टीएमटी बार्स के लिए कंपनी के पास 2 लाख मेट्रिक टन एनुअल कैपेसिटी है और FY24 में इसमें से 80% यूटिलाइज किया गया था, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी अच्छा है। FY25 Q1 में भी यूटिलाइजेशन 71% था, जो कि कंसिस्टेंट डिमांड और एफिशिएंट ऑपरेशंस दिखाता है। साथ ही बिलेट्स सेगमेंट में भी 87% यूटिलाइजेशन Q1 FY26 में दिखाता है कि कंपनी अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का अच्छा यूज कर रही है। इससे क्लियर होता है कि डिमांड स्ट्रॉन्ग है और कंपनी अपने प्लांट्स को एफिशिएंटली चला रही है। नेक्स्ट है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सितंबर 2024 में कंपनी ने अपने प्लांट में बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। अब वो डायरेक्टली स्क्रैप से टीएमटी बार्स बना सकते हैं। इससे उनकी रॉ मटेरियल के लिए बाहरी सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी कम होगी, एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे और मार्जिन्स में भी
इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मोमेंटम। सो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। EBITDA मार्जिन्स FY 23 के 2.48% से बढ़कर FY 25 में 5.91% हो गए हैं और पैट मार्जिन्स भी FY 23 के 0.48% से बढ़कर FY 25 में 1.91% हो गए हैं। ये बताता है कि कंपनी अपने खर्चे को बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सो जुलाई 2025 तक उनके पास 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 227 डीलर्स का नेटवर्क है जो कि अलग अलग कंज्यूमर्स और एरियाज को टारगेट करते हैं। सो ये नेटवर्क उन्हें मार्केट पेनिट्रेशन, ब्रांड रीच और कस्टमर कनेक्ट करने में एक सॉलिड एज देता है और नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड करके कंपनी अपना रीच और एक्सपैंड कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी VMS TMT लिमिटेड की स्ट्रेंथ्स। अब देखना होगा कि VMS TMT लिमिटेड की उन कमजोरियों के बारे में भी जिन पर एक इन्वेस्टर को जरूर ध्यान देना चाहिए। सो फर्स्ट वीकनेस इज एक्सट्रीम ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। सोचो दोस्तों, कंपनी की 98% इनकम सिर्फ गुजरात से ही आती है, यानी कि अगर गुजरात में कोई भी प्रॉब्लम आती है जैसे कि फ्लड्स या पॉलिटिकल चेंजेस, तो इसका सीधा असर कंपनी की पूरी इनकम पर पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को भी लिमिट कर सकता है। नेक्स्ट है कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। सो कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा लिमिटेड कस्टमर्स पर डिपेंडेंट है। Q1 FY 26 में टॉप 10 कस्टमर्स से 97.5% रेवेन्यू आया और FY 23 से 25 में भी 92 to 94% तक रहा। सिंगल लार्जेस्ट कस्टमर हर साल 28 से 30% कंट्रीब्यूट करता है। ऊपर से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, ज्यादातर परचेज ऑर्डर्स होते हैं, अमेंड या कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए डिमांड और प्राइसिंग वोलेटिलिटी का रिस्क हाई है। नेक्स्ट है सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन। सो Q1 FY 26 में कंपनी की 57% परचेजेस टॉप 10 सप्लायर्स से आती है। FY 23 से 25 रेंज 46 से 57%, जिसमें से टॉप 3 से 20 से 34% और सिंगल लार्जेस्ट से 9 से 19% तक डिपेंडेंसी दिखती है। अगर इन सप्लायर्स ने सप्लाई कट किया या फिर प्राइसेस बढ़ाए तो प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन और मार्जिन कंप्रेशन का डायरेक्ट रिस्क है। नाउ लिमिटेड ऑल्टरनेट सोर्सेज या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ना होने पर रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी EBITDA को स्क्वीज कर सकती है। इस कॉन्सेंट्रेशन के चलते बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स के पास रहती है, जिससे कि वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट टर्म्स पर प्रेशर आ सकता है। नेक्स्ट है रेजर थिन प्रॉफिट मार्जिन्स। सो कंपनी का पैट मार्जिन FY 25 में सिर्फ 1.91% था। अब सोचिए, इतने कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी के पास खर्चे बढ़ने या फिर कंपटीशन से बचने के लिए बहुत कम कुशन है। ये दिखाता है कि या तो मार्केट में बहुत कंपटीशन है या फिर कंपनी के ऑपरेशंस में कुछ इनएफिशिएंसीज हैं। नेक्स्ट है हेवी डेट बर्डन। FY 25 में कंपनी का डेट टू EBITDA रेशियो 6.06x था, जो कि बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपना काम चलाने के लिए बहुत सारा पैसा उधार लिया है। IPO से आने वाले टोटल प्रोसीड्स में से 115 करोड़ रुपीस डेट रीपेमेंट के लिए यूज होगा, लेकिन फिर भी कंपनी पर कर्ज रहेगा, जो कि एक फाइनेंशियल रिस्क है। नेक्स्ट है लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन। सो VMS TMT कामधेनु के ब्रांड नेम का यूज कर रही है, जिसके बदले में कंपनी उन्हें एक रॉयल्टी पे करती है। जैसे FY 23 में 5.35 करोड़ रुपीस, FY 24 में 6.1 करोड़ और FY 25 में 6.54 करोड़। इससे उन्हें गुजरात में तो फायदा मिल रहा है, लेकिन गुजरात के बाहर उनकी कोई पहचान नहीं है। अगर ये पार्टनरशिप टूट जाती है तो कंपनी की सेल्स पर बुरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी। जी हाँ, कंपनी का रॉ मटेरियल प्राइस रिस्क हाई है। कोल के रेट्स इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड है। पूरा पास थ्रू हर बार पॉसिबल नहीं होता, इसलिए EBITDA और कैश फ्लोज पर स्क्वीज आ सकता है। नेक्स्ट है प्रमोटर ग्रुप एसोसिएशन विद विलफुल डिफॉल्टर्स। सो रेपुटेशन एंड कंप्लायंस रिस्क है। प्रमोटर ग्रुप के कुछ मेंबर्स इटर्नल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और सुबोध कुमार अजीत कुमार जैन विलफुल डिफॉल्टर्स लिस्ट में आए हैं, इसलिए कोई भी रेगुलेटरी एक्शन या फिर पेनल्टी उनके खिलाफ आया तो कंपनी की रेपुटेशन और बिजनेस ऑपरेशंस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। इटर्नल मोटर्स NCLT लिक्विडेशन में है, जो कि परसेप्शन रिस्क को और भी बढ़ा देता है। कंपनी कहती है कि इनका हमारी कंपनी से कोई भी शेयर होल्डिंग, कंट्रोल या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं है। फिर भी ये एसोसिएशन लेंडर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स की ड्यू डिलिजेंस में एक्स्ट्रा स्क्रूटनी और डिलेज ला सकती हैं। आगे चलकर अगर कोई भी फ्रेश एडवर्स अपडेट आई तो बैंकिंग रिलेशनशिप्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कस्टमर कॉन्फिडेंस पर प्रेशर आ सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस। तो चलिए अब हम VMS TMT लिमिटेड के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एग्जैक्ट नंबर्स के साथ डिटेल में समझते हैं। रेवेन्यू ट्रेंड एंड डिक्लाइनिंग पैटर्न। सो FY 23 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 882.01 करोड़ रुपीस था, जो FY 24 में थोड़ा कम होकर 872.96 करोड़ रहा और FY 25 में और घटकर 770.19 करोड़ तक आ गया। मतलब 3 साल में रेवेन्यू में कंसिस्टेंट डिक्लाइन आ रही है, मेनली सेल्स क्वांटिटी गिरने से, TMT प्राइसेस रिड्यूस होने और एक्सपोर्ट्स में शार्प फॉल आने से। सो Q1 FY 26 में रेवेन्यू 212.26 करोड़ रुपीस रहा, जो कि एनुअलाइज्ड बेसिस पर देखा जाए तो रिकवरी के सिग्नल्स नहीं दिख रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट डिस्पाइट रेवेन्यू डिक्लाइन। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेवेन्यू कम होने के बावजूद
कंपनी का प्रॉफिट ड्रामेटिकली इंप्रूव हुआ है। FY23 में पैट सिर्फ 4.2 करोड़ रुपीस था, FY24 में 13.47 करोड़ रुपीस, FY25 में जंप करके 14.74 करोड़ रुपीस हो गया। बेटर मार्जिन मैनेजमेंट और एक्सपेंस कंट्रोल की वजह से EBITDA भी इंप्रेसिव ग्रोथ शो करता है। FY23 में 21.91 करोड़ रुपीस से FY25 में 45.53 करोड़ रुपीस तक। EBITDA मार्जिन FY23 के 2.48% से कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट के साथ FY25 में 5.91% तक पहुंच गया। Q1 FY26 में 9.18% तक स्पाइक किया, एनहांस प्रोडक्टिविटी मेजर्स और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स से। नेक्स्ट है कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस का मेजर पोर्शन है। Q1 FY26 में 82.58% और FY25 में 70.25%। ये दिखाता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस कंपनी के मार्जिन्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है पावर और फ्यूल एक्सपेंसेस। ये भी एक मेजर कंसर्न एरिया है बिकॉज ये ना कॉस्ट्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। FY25 में टोटल एक्सपेंसेस का 1.59%, FY24 में 1.74%, FY25 में 4.92% और Q1 FY26 में तो बहुत ही ज्यादा जंप करके 11.25% पहुंच चुका है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रेशर्स यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। कामधेनु लिमिटेड को रॉयल्टी पेमेंट्स कंपनी रेवेन्यू का लगभग 0.85 से 0.98% रेंज में रहती है, जो ब्रांड पार्टनरशिप के लिए रीजनेबल कॉस्ट है। नेक्स्ट है कैश फ्लो चैलेंजेस एंड वर्किंग कैपिटल। सो सबसे बड़ी कंसर्न ना कंपनी का नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। Q1 FY26 में -22.42 करोड़ रुपीस, FY25 में -17.94 करोड़ रुपीस ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहा। सिर्फ FY24 में पॉजिटिव 37.34 करोड़ रुपीस कैश फ्लो जनरेट हुआ था। ट्रेड रिसीवेबल्स FY23 के 9.03 करोड़ रुपीस से बढ़कर FY25 में 24.99 करोड़ रुपीस हो गए हैं, जो कि कैश कन्वर्जन साइकिल को स्लो कर रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कंसिस्टेंटली गिर रही है, जो कि स्लोअर इन्वेंट्री मूवमेंट और डिमांड चैलेंजेस इंडिकेट करता है। FY23 में 12.6 टाइम्स थी, जो कि घटकर Q1 FY26 में 5.45 टाइम्स रह गया। नेक्स्ट है हेवी डेट बर्डन एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। सो कंपनी के ऊपर मैसिव डेट लोड है। Q1 FY26 में टोटल बोरिंग्स 309.18 करोड़ रुपीस हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 3.78 टाइम्स है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में काफी हाई है। डेट टू EBITDA रेशियो Q1 FY26 में 15.87 टाइम्स रहा, जबकि FY25 में 6.06 टाइम्स था। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.91 टाइम्स है, जो कि टाइट लिक्विडिटी पोजीशन को सजेस्ट करता है। नाउ रिटर्न रेशियोज एंड एफिशिएंसी मेट्रिक्स। सो रिटर्न रेशियोज मिक्स्ड पिक्चर शो करते हैं। RONW FY25 में 20.14% था, लेकिन Q1 FY26 में घटकर 10.49% हो गया। ROCE भी FY25 के 12.79% से Q1 FY26 में 4.52% तक डिक्लाइन हुआ। ये डिक्लाइन मेनली सीजनल फैक्टर्स और वर्किंग कैपिटल के कारण है। Q1 टिपिकली कंपनीज के लिए स्लोअर क्वार्टर होता है कंपेयर टू फुल ईयर परफॉर्मेंस। ये रेशियोज बताते हैं कि शॉर्ट टर्म में कंपनी ने डिसेंट रिटर्न्स जनरेट किए हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन मार्क है हेवी डेट बर्डन के कारण। ना ओवरऑल बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट शो किया है, लेकिन रेवेन्यू डिक्लाइन, नेगेटिव कैश फ्लोज और हाई डेट बर्डन मेजर रेड फ्लैग्स हैं, जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए सीरियस कंसर्न एरियाज हैं। नाउ पेयर कंपैरिजन। सो अब हम VMS TMT लिमिटेड के फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस की तुलना सिलेक्टेड पीयर्स से करते हैं, जो कि TMT बार्स और स्टील इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं। सो रेवेन्यू एंड स्केल कंपैरिजन। VMS TMT का FY25 रेवेन्यू 771.41 करोड़ रुपीस है, जो कि मिड साइज स्टील प्लेयर के हिसाब से डिसेंट स्केल दिखाता है। पीयर्स में कामधेनु लिमिटेड 757.95 करोड़, व्रज आयन 478.86 करोड़, BMW इंडस्ट्रीज 566.43 करोड़ और इलेक्ट्रोथर्म 4122.92 करोड़ रुपीस के रेंज में ऑपरेट करते हैं। इलेक्ट्रोथर्म क्लियरली लार्जेस्ट प्लेयर है इस ग्रुप में, जबकि VMS TMT और कामधेनु सिमिलर रेवेन्यू स्केल पर कंपीट कर रहे हैं। VMS TMT का फोकस प्योरली TMT बार्स मैन्युफैक्चरिंग पर है, जो कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट कैटेगरी में कंपटीशन फेस करता है। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस। सो VMS TMT FY25 में 45.53 करोड़ EBITDA और 14.74 करोड़ पैट के साथ मार्जिन्स मेंटेन करता है। EBITDA मार्जिन लगभग 5.91% और पैट मार्जिन सिर्फ 1.91% का रहा। यहाँ पर पीयर्स के कंपैरिजन में VMS TMT स्ट्रगल कर रहा है। कामधेनु EBITDA मार्जिन 10.09% और पैट मार्जिन 8.03%। व्रज आयन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ EBITDA मार्जिन 13.1%, पैट मार्जिन 8.74%। BMW इंडस्ट्रीज इंप्रेसिव 21.23% EBITDA मार्जिन, 11.23% पैट मार्जिन और इलेक्ट्रोथर्म भी डिसेंट 11.63% EBITDA मार्जिन, 10.4% पैट मार्जिन शो करता है। TMT बार्स के कमोडिटाइज्ड नेचर की वजह से VMS TMT के मार्जिन्स कंप्रेस्ड रहते हैं कंपेयर्ड टू पीयर्स, जो कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज या फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट रिटर्न रेशियोज एंड एफिशिएंसी। सो VMS TMT के रिटर्न रेशियोज डिसेंट है। RONW लगभग 20.14%, ROCE 12.79% FY25 में, लेकिन पीयर्स के कंपैरिजन में मिक्स्ड
परफॉर्मेंस है। कामधेनु सुपीरियर ROCE 24.56% शो करता है व्रज आयन 16.98% ROCE के साथ, जबकि BMW इंडस्ट्रीज 9.95% पर VMS TMT के लेवल के आसपास है। इलेक्ट्रोथर्म का ROCE सबसे ज्यादा एक आउटस्टैंडिंग 43.01% है। रिटर्न्स के हिसाब से VMS TMT मिडिल ऑफ द पैक पोजीशन मेंटेन करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल की बात करें तो VMS TMT का डेट पोजीशन कंसर्न एरिया है। डेट टू EBITDA रेशियो 6.06 टाइम्स FY25 में, जो कि पीयर्स के कंपैरिजन में हाई है। कामधेनु डेट फ्री ऑपरेट करता है 0.00 रेशियो। व्रज आयन भी ऑलमोस्ट डेट फ्री ही ऑपरेट करता है विद अ रेशियो ऑफ जस्ट 0.01। BMW इंडस्ट्रीज लो लेवरेज शो करता है विद रेशियो ऑफ 0.9। इलेक्ट्रोथर्म का रेशियो 2.55 है, जो कि थोड़ा ज्यादा लेवरेज दिखाता है। इस हाई लेवरेज की वजह से ना VMS TMT का इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा रहता है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स को फर्दर कंप्रेस करता है और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट करता है। नाउ मार्केट पोजीशन एनालिसिस। सो VMS TMT प्योर प्ले TMT मैन्युफैक्चरर पोजीशनिंग के साथ ऑपरेट करता है, जबकि सिलेक्टेड पीयर्स डाइवर्सिफाइड स्टील प्रोडक्ट्स या फिर वैल्यू एडेड ऑफरिंग्स के साथ डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। कमोडिटाइज्ड TMT सेगमेंट में रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी और इंटेंस कंपटीशन की वजह से मार्जिन प्रेशर फेस करते रहते हैं, जो कि VMS TMT के परफॉर्मेंस में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। नेट VMS TMT डिसेंट स्केल मेंटेन करता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स और लेवरेज रेशियोज में पीयर्स से बिहाइंड है। कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन और डेट रिडक्शन पर फोकस करना होगा कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग इंप्रूव करने के लिए। तो दोस्तों, इस एनालिसिस से ये बात साफ हो जाती है कि VMS TMT लिमिटेड एकदम मिक्स बैग है। एक तरफ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ, कामधेनु के साथ पार्टनरशिप और बढ़ते प्रॉफिट्स हैं। दूसरी तरफ सिर्फ गुजरात पर डिपेंडेंसी, गिरते हुए रेवेन्यूज, बहुत कम मार्जिन्स और बहुत ज्यादा कर्ज जैसे बड़े रिस्क हैं। एंड फाइनली वैल्यूएशन। IPO का प्राइसिंग है लगभग 22x अर्निंग्स पर। कंपेयर करें तो कामधेनु जैसी बड़ी कंपनी सिर्फ 12x PE पर ट्रेड कर रही है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेटर है। VMS को अपने ऑपरेशंस और मार्जिन्स इंप्रूव करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी VMS TMT लिमिटेड के IPO की पूरी कहानी। एक बार फिर याद दिला देती हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह से बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करिए, RHP को ध्यान से पढ़िए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो क्यों ना आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस मिलते रहे। धन्यवाद और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.